नमस्कार मेरे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। कल जो है क्लास 10 का सोशल साइंस का एग्जाम्स है, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सोशल साइंस का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आप इसको अच्छे से जो है रिविजन कर लीजिएगा, इसको आप हो सके तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कि कल्पनादर्श यूटोपिया किसे कहते हैं, यानी कि कल्पनादर्श यानी कि यूटोपिया जो है किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना जो है लगभग क्या है, असंभव है। लगभग असंभव होता है, उसे हम कल्पनादर्श समझते हैं, कल्पनादर्श कहते हैं या यूटोपिया कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न लिख दिया गया बच्चों कि सत्याग्रह का जो है विचार से आप क्या समझते हैं, यानी सत्याग्रह का जो विचार है उसे आप लोगों का क्या तात्पर्य है, उसे आप क्या समझते हैं, उसका अर्थ क्या है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बच्चों उत्तर इस प्रकार से देना है कि सत्याग्रह दमनकारियों के विरुद्ध जन आंदोलन का एक अहिंसावादी ढंग था, जिसमें यह विचार था कि यदि उद्देश्य सच्चा है और संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो दमनकारी के विरुद्ध जो है लड़ने के लिए शारीरिक बल का कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से जो है सत्याग्रह का विचार जो है हमें बतलाती है, समझाती है, ठीक। इस प्रकार से आपको जो उत्तर आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए सवाल कहता है किन्हीं दो राजनीतिक दलों का नाम बताइए। दो राजनीतिक दल आपको बता देना है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी हो गया, एक जो है बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी हो गया। तो ये दो ऑप्शन जो है यानी दो दल जो है बता देने। तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि आपका क्या हो गया, बीजेपी, और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस हो गया, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि किन्हीं दो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। तो दो उत्तर लिख देना, उत्तर लिखना है। दो को पूछा गया, दो बताना है। एक तो होता है सौर ऊर्जा और एक होता है दूसरा लिख देना है पवन ऊर्जा। तो यानी दो गैर परंपरागत ऊर्जा पूछा गया, तो यहाँ पे लिख देना है परंपरागत, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया गया। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया कि सड़क परिवहन के दो विशेषताएं लिखिए। सड़क परिवहन की जो है दो विशेषताएं को जो है पूछा गया है। तो सड़क परिवहन का दो विशेषता तो आप लोगों को मालूम ही है कि कैसे आपको बताना है। तो बता देना है कि सड़कों के दुर्गम स्थानों पर भी जो है बनाया जा सकता है, यानी कि सड़कों को जो है ना कहीं भी बनाया जा सकता है, कहीं भी बनाया जा सकता है। और आगे लिख देना है दूसरा, बता देना है दूसरा विशेषता कि सड़कें जो है छोटी दूरी के यात्रियों तथा माल परिवहन के लिए जो है उत्तम जो है साधन होता है, ठीक है। ये दो आपको जो है यहाँ पे विशेषता बता देनी है सड़क परिवहन का। चलिए अगला देखिए बच्चों, अगला जो सवाल आपका है, अगला सवाल कहता है कि मुद्रा को परिभाषित कीजिए। तो आप सभी को पता है मुद्रा क्या होता है। मुद्रा जो होता है साधारण शब्दों में कहा जाए तो साधारण शब्दों में मुद्रा का जो अर्थ होता है वो धन दौलत, धन दौलत से है। धन दौलत जिसके जो है इर्द गिर्द जो है सारी जो है आर्थिक गतिविधियां होती है, उसको हम लोग मुद्रा कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आपको जो है उत्तर लिख देने हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया। अगला प्रश्न आपके सामने कहता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, उत्तर आपको लिख देना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां वह है जो एक से अधिक देशों में जो है उत्पादन पर जो है स्वामित्व या नियंत्रण जो है रखती है, उसको हम क्या कहेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है। देखिए कहता है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच जो है सामूहिक पहचान का भाव जो है पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे बच्चों। तो उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है कि उत्तर में लिखना है कि फ्रांसीसी लोगों के बीच जो है सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारियों ने निम्नलिखित कदम उठाए। तो किस प्रकार से कदम उठाए हैं उनको जो है आपको 4 से 5 पॉइंट में आपको आंसर लिख देने हैं, बता देने हैं। तो देखिए आपका आंसर पहला पॉइंट में आपको ये देना है बच्चों, लिखना है कि पहले जो है सबसे पहले पैतृक भूमि, याद रखेंगे पैतृक भूमि से यहाँ पे करेंगे कि सबसे पहले जो है पैतृक भूमि और नागरिक नागरिक जैसे जो है विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के लिए विचार जो है बल दिया। दूसरा लिखना है कि एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया जिसने जो है पहले के राजध्वज की जगह ले ली। और तीसरा लिख देना है बच्चों कि सक्रिय नागरिकों द्वारा जो है चुनी गई एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। ये तीन जो है आपको पॉइंट बताने हैं, तीसरा कदम। और चौथा आपको बताना है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें जो है सभी नागरिकों के लिए जो है समान कानून बनाए। तो इस प्रकार से चौथा लिख देना, ठीक है। और पांचवा और आखिरी पॉइंट में आपको बता देना है कि आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और नाप तौल की एक समान जो है व्यवस्था लागू की गई।
इस प्रकार से बच्चों फ्रांसीसी लोगों के बीच जो है सामूहिक पहचान का भेदभाव पैदा करने के लिए जो है क्रांतिकारियों ने कदम उठाए। इस प्रकार से 5 गो पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपके सवाल यहाँ पे आ चुके हैं कि सूरत बंदरगाह जो 18वीं सदी के अंतर्गत जो है हाशिए पर क्यों पहुंच गया। तो उत्तर इस प्रकार से आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताना है। देखिए आंसर इस प्रकार से लिखना है बच्चों, आंसर देने हैं कि सूरत पूर्व औपनिवेशिक काल का एक महत्वपूर्ण जो है बंदरगाह था, जहां से पश्चिमी एशिया के साथ होने वाला व्यापार काफी जो है समृद्ध था। तेजी से बदलती परिस्थितियों में कोलकाता और बंबई नए औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे, जबकि सूरत जैसा विकसित केंद्र हंसी है पर झुक पहुंच, मतलब ये है पर पहुंच गया, यानी कि हंसी पर जो है पहुंच गया। इस प्रकार से आपका पहला पॉइंट लिखना है। दूसरा बताना है कि 18वीं सदी के अंत तक जो है यूरोपीय कंपनियों की ताकत जो है बढ़ती जा रही थी। पहले जो है उन्होंने स्थानीय दरबारों से जो है कई तरह की रियायतें हासिल की और उसके बाद जो है उन्होंने व्यापार पर जो है अधिकार प्राप्त कर लिए। ये दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट में आपको आंसर देना है कि इससे जो है सूरत व हुगली दोनों जो है पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। यहाँ से होने वाली निर्यात में नाटकीय कमी आई। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रित में था। ठीक है, इस प्रकार से लिख देना। और अगला आपको जो है पॉइंट बताना है कि पुरानी बंदरगाहों की जगह नए बंदरगाहों यानी कि बंबई व कलकत्ता का बढ़ता महत्व औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर लिख देने हैं। ठीक है, सवाल क्या था, सवाल एक बार आपको देख लेना है। देखिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। सवाल क्या था कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंतर्गत जो है हाशिए पर क्यों पहुंच गए, इन्हीं कारणों को आपके बारे में बता देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले प्रमुख लाभों को लिखिए। प्रमुख लाभ आपको बताना है ना, लाभ बताना है। तो देखिए आपको उत्तर लिखना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले प्रमुख लाभ जो है इस प्रकार से, कौन कौन से प्रकार से है, इस प्रकार से। तो पहले लिखना है कि जल भंडारण में सहायता मिलती है। जल भंडारण में क्या होती है, सहायता मिलती है। दूसरा बताना है कि बाढ़ रोकने में भी जो है सहायता मिलती है, बाढ़ रोकने में सहायता मिलती है। तीसरा बताना है कि जल विद्युत का जो है उत्पादन होता है। चौथा बताना है कि नहरों द्वारा जो है नौका परिवहन में भी सहायता मिलती है। और पांचवा आपको और लास्ट जो है पॉइंट आपको बताना है कि मत्स्य पालन के लिए उत्तम क्षेत्र प्रदान करती है। इस तरह से जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से जो है ये लाभ मिलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है 5 पॉइंट में आंसर लिख देने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल बच्चों दिया गया है कि एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियों का वर्णन दें। तो भाई पेय फसल तो जानते करते हैं चाय होता है, तो इसका जो है उत्तर इस प्रकार से लिखना बच्चों, लिखना है कि जो है उत्तर में कि चाय पेय फसल है, इसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां जो है निम्नलिखित है। तो पहला लिख देना है कि इसकी कृषि हेतु जो है लेटराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि का जो है उत्तम होती है। यानी कौन सी, इसकी कृषि के लिए, किसकी कृषि के लिए, चाय की खेती के लिए, यानी चाय की कृषि के लिए जो है लेटराइट मिट्टी वाली जो है ढालू भूमि जो है उत्तम होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। और अगला पॉइंट आपको लिखना है कि इसके लिए जो है कुशल एवं जो है सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला लिखना है कि इसके लिए जो है 20 डिग्री सेल्सियस से सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। और अगला लिख देना है कि 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इसके लिए जो है उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सवाल यह है कि सत्ता की साझेदारी, मैंने पहले भी कहा था कि सत्ता की साझेदारी नोट कर लीजिएगा, दिमाग में खोज लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए सवाल कहता है कि सत्ता की साझेदारी क्या है, इसके क्या क्या लाभ है। तो उत्तर लिखना है बच्चों की सत्ता की साझेदारी जब देश की सत्ता में देश के अंदर रहने वाले सभी वर्गों को हिस्सेदार बनाया जाता है, तो इस व्यवस्था को सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। सत्ता की साझेदारी से देश में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास नहीं होता और सभी जो है मिलजुल कर रह सकते हैं। ये जो है सत्ता की साझेदारी का लाभ हुआ। और सत्ता की साझेदारी क्या है, आप इतना सा भी परिभाषा लिख दीजिएगा तो आपको जो है आंसर
में जो है जो आप जो आंसर दीजिएगा उसमें आपका फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने पहले भी कहा था, आप इसको रट लीजिएगा, एकदम पूरा जो है घोल कर पी लीजिए, सवाल 100% एग्जाम में टच होगा। देखिए सवाल क्या है बच्चों, सवाल कह रहा है कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है, यानी दबाव समूह और राजनीतिक दल में आपको अंतर बताना है। और मैंने कहा था कि दबाव समूह क्या है, किसे कहते हैं, दबाव समूह होता क्या है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, है ना, उदारवाद किसे कहते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सवाल क्या है बच्चों, सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। उत्तर लिखना है निम्नलिखित अंतर है। पहला कारण बताना है बच्चों कि दबाव समूह और राजनीतिक संगठन है वह किसी विशेष वर्ग के समान हितों को लेकर चलता है, जबकि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है जो समाज के, जो समाज, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे समान नहीं होगा, समाज हो जाएगा। ठीक है, समाज हितों को लेकर जो चलता है, जबकि राजनीतिक दल एक राजनीतिक संगठन होता है जो समाज के सामान्य हितों का जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा अंतर बताना है कि दबाव समूह का उद्देश्य जो है सार्वजनिक नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर अपने जो है उद्देश्यों की पूर्ति करना होता है, जबकि राजनीतिक दल का मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है। ठीक है, अगला जो है आपका तीसरा जो है अंतर बताना है कि दबाव समूह एक छोटा संगठन होता है, जबकि राजनीतिक दल जो होता है एक बड़ा संगठन होता है। राजनीतिक दल क्या होता है, एक बड़ा संगठन होता है, और दबाव समूह एक छोटा संगठन होता है। ठीक है, चलिए अगला जो है पॉइंट आपको कार्य यहाँ पे अंतर बताना है कि दबाव समूह जो है सरकार के गठन के बाद में अपना कार्य करते हैं, जबकि राजनीतिक दल सरकार बनने के पहले तथा बाद दोनों स्थितियों में जो है कार्य करते हैं, है ना। अगला आपको जो है अंतर बताना है कि दबाव समूह का जो है उद्देश्य किसी खास समूह या मुद्दे तक सीमित होता है, जबकि राजनीतिक दलों का उद्देश्य होता है व्यापक होता है। इस प्रकार से बच्चों दबाव समूह राजनीतिक दल में 5 गो पॉइंट में आपको जो है उत्तर बता देना है, अंतर दर्शा देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण ले। तो 2 उदाहरण आपको बताना है। तो देखिए उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है। पहला लिखना है कि यातायात के विभिन्न साधनों जैसे तेज चलने वाली रेलगाड़ियां, बड़े आकार के जल पोतों द्वारा अब खाद्य पदार्थों को दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और आसानी से, कम लागत पर और आसानी से जो है पहुंचाना आसान होता है। ठीक है, ये पहला। दूसरा बताना है कि रेफ्रिजरेटर की तकनीक युक्त जहाजों के कारण अब जो है जल्दी खराब होने वाली चीजों, मांस, फल आदि को भी लंबी यात्राओं में ले जाया जा सकता है। इस प्रकार से 2 पॉइंट आपको पूछा, 2 तो बता देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कहता है कि बैंकों की क्रियाविधि का वर्णन करें। अरे भाई बैंकों की क्रियाविधि, तो इसका आंसर टाइपिंग नहीं हुआ था क्या, मिस्टेक हो गया, इसको हम ना कमेंट बॉक्स में छाप देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बच्चों। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है जो कि आपका लॉन्ग आंसर से है। जो सवाल कहता है जी 77 देशों से आप क्या समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। सवाल कह रहा है कि जी 77 देशों से आप क्या समझते हैं। जी 77 जो है किस आधार पर जो है ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है, व्याख्या करें। तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों कि जी 77 क्या लिखना है कि जी 77 जो है विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिन्हें 1944 में होने वाले ब्रिटेन वुड्स के समझौते या सम्मेलन में होने वाले नियमों से कई लाभ नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने अपना जो है एक नया समूह बना लिया जो जी 77 यानी कि समूह 77 के नाम से प्रसिद्ध है, फेमस है। आगे आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि जी 77 को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में विकास, उसके बाद आपको जो है डैश देकर लिखना है कि ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकासशील देशों का ही दबदबा था, इसलिए उसने विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ ना हुआ, इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में विकासशील देशों की जी 77 नामक देशों में नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली, ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। जैसे मैं आपको जो है क्योंकि यहाँ पूछा गया था
यहाँ पे व्याख्या करने के लिए कह रहा था, साथ ही आपको उदाहरण भी बताते जाना है। तो उदाहरण बच्चों आपको इस प्रकार से यहाँ पे लिखना है, उदाहरण आपको यहाँ पे इस प्रकार से देना है कि इस नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली से उन्हें जो है यह आशा थी कि उन्हें अपने संसाधनों पर सही अर्थों में नियंत्रण हो सके। और दूसरा बताना उदाहरण कि उन्हें जो है विकास के लिए जो है अधिक सहायता मिल सके। तीसरा उदाहरण बताना है कि उन्हें जो है कच्चे माल के सही दाम मिल सके। ये तीसरा बता देना, ठीक। इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला देखिए प्रश्न यहाँ पे। और अच्छा, ये चौथा भी आपको उदाहरण था ना कि उन्हें जो आपने तैयार मानव के लिए जो है विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर साधन मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, प्रश्न कहता है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या क्या तीन मुख्य जो है अंतर है, इसके उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करें। तो उदाहरण भी आपको पूछा गया, तो चलिए आगे आंसर देखते हैं। आंसर इस प्रकार देना है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में अंतर। तो पहला अंतर बताना है कि केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। जैसे भारत जबकि संपूर्ण सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है, वही संपूर्ण देश का शासन चलाती है, जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, श्रीलंका। योग्य, ये तीन जो है आपको उदाहरण दे देना है। अगला आपको जो है दूसरा अंतर बताना है कि केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश जारी नहीं कर सकती, जबकि केंद्रीय सरकार जो है राज्य अथवा स्थानीय प्रशासन को आदेश जारी कर सकती है। यानी कि मतलब कह रहा है कि केंद्रीय सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जो है आदेश जारी नहीं कर सकती है ना। और जो है अब यहाँ पे कहा गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राज्य अथवा जो स्थानीय प्रशासन है उसे जो है आदेश कर सकती है, ठीक है। चलिए अगला जो है तीसरा आपको जो है बताना है बच्चों कि संविधान प्राय जो है कठोर होता है। केंद्रीय सरकार अपनी मर्जी से परिवर्तन नहीं कर सकती, जबकि संविधान प्राय जो है लचीला होता है। केंद्रीय सरकार जो है अपनी मर्जी से परिवर्तन कर सकती है। इस प्रकार से आपको अंतर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले जो है आगे देखिए क्या प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा बच्चों, दिया गया कि भारत में जो है तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। आपका ऑब्जेक्टिव में भी सवाल दे रहा है, ऑब्जेक्टिव में सवाल छप रहा है। देखिए ये सवाल क्या है कि भारत में जो है तृतीय क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। उत्तर इस प्रकार लिखना है कि तृतीय क्षेत्र में जो क्रियाएं होती है वह प्राथमिक और के क्षेत्रों में सहायता करती है। ये क्रियाएं अपने आप उत्पादक नहीं होता, परंतु उत्पादक क्रियाओं की सहायता हो सकती है। उदाहरण के लिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा किया जाने वाला उत्पादन ट्रकों या रेलवे द्वारा अन्य स्थानों पर पहुंचाया जाता है। कभी कभी मन को गोदामों में भी रखा जाता है। मन को मतलब या मान को होता है या माल हो जाएगा। कभी कभी माल को जो है गोदामों में रखा जाता है। अन्य व्यापारियों से टेलीफोन पत्रों द्वारा बात करके या बैंकों से रुपया उधार लेकर के माल का भुगतान किया जाता है। यह सारे काम जो है तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। इसका अर्थ है कि तृतीय क्षेत्र सेवा कार्य करता है, ना कि उत्पादन कार्य करता है। इसलिए इसे जो है क्षेत्र में, इसलिए जो है इसे सेवा के क्षेत्र में जो है नाम से जाना जाता है। यानी कि तृतीय क्षेत्र को हम किस नाम से जाने जाते हैं, सेवा का क्षेत्र से भी हम जाने जाते हैं। यानी कि तृतीय क्षेत्र को सेवा का क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इसके बचाव के उपाय को लिखे। चलिए मृदा अपरदन को पहले समझ लेते हैं। तो देखिए इसका उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है, इस प्रकार से आपको उत्तर देना बच्चों कि भूमि की ऊपरी सतह जो है पनिया हवा के कारण देखिए पानी होगा ना भाई, पानी हवा के कारण, पानी या हवा के कारण, पानी या यानी कि लिखना है कि भूमि की ऊपरी सतह जो है पानी या हवा के कारण जो है एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है, जिसे मृदा अपरदन या मिट्टी का कटाव कहते हैं। मृदा अपरदन प्राकृतिक रूप से घटित होने वाली एक बहुत ही प्रक्रिया है जिसमें जो है मुख्यतः जल एवं वायु जैसे प्राकृतिक भौतिक जो है बलों द्वारा भूमि की ऊपरी मृदा के कणों को अलग कर बाहर ले जाना सम्मिलित है, ठीक है। उसके बाद ये पूछा गया था कि इसका जो है किस प्रकार से जो है संरक्षण किया जा सकता है। चलिए तो देखिए इसमें आगे भी क्या क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन ये पूछा गया था बच्चों कि मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मैंने आपको समझा दिया, और इसके बचाव के उपाय। तो चलिए इसके बचाव के उपाय को देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों कि मृदा अपरदन को रोकने के लिए जो है कई उपाय जो है किए जा सकते हैं, इस प्रकार से है। पहला उपाय ये है कि ढाल वाली भूमि पर जो है समांतर हल चलाकर ढाल के साथ जल के बहाव, यानी कि ढाल के साथ जो है जल के बहाव की गति कम होती है, इसे अपरदन की क्रिया कम होती है। दूसरा आपको उपाय बताना है कि त्रिभुवन वाली भूमि पर सीढ़ी नुमा जो है खेती करके पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। ठीक है। तीसरा जो है आपको उपाय बताने हैं कि नीचे क्षेत्रों में जहां तेज जल बहाव की संभावना होती है वहां फसलों के बीच जो है घास की पट्टी लगाकर मृदा अपरदन को कम किया जा सकता है। और चौथा जो आपको उपाय बताने हैं कि पहाड़ी ढलानों तथा नदियों के किनारे जो है वृक्षारोपण करके। और पांचवा जो आपको उपाय बताने हैं कि खेतों में प्लास्टिक को ना डाल करके जो है हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ये सारे उपाय आपको एकदम जो है एग्जाम में छाप देने हैं, एकदम लिख देने हैं, एकदम पूरी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। प्रश्न ये कह रहा है कि भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत के मानचित्र पर आपको जो है निम्नलिखित को दर्शाना है। तो पहला यहाँ पे कहता है कि स्वर्णिक चतुर्भुज परियोजना, तृतीय कोश, हिराकुंड बांध और कार्बेट नेशनल पार्क और विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम तो यहाँ पे है। विशाखापट्टनम कहाँ भाई, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है ना, सबसे पहला क्या है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना। तो स्वर्ण जो है चतुर्भुज परियोजना कहाँ पर है, तो स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना, इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, देखिए है ना। चलिए आ गया। देखिए सबसे पहले क्या कहता था, स्वर्णीय चतुर्भुज परियोजना। तो स्वर्णीय चतुर्भुज जो परियोजना है वो कहाँ पर है बच्चों, तो वह जो है ना, वह जो है इस जगह है, वह जो है इस जगह है। ठीक है, इस जगह चिन्हित करना है। उसके बाद कहता है त्रिकोरम, त्रिकोरम हो जाएगा। अच्छा त्रिकोरम ये है। उसके बाद स्वर्ण परियोजना ये हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद कह रहा था हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है यहाँ पर है। उसके बाद कह रहा है कार्बेट नेशनल पार्क। तो कार्बेट नेशनल पार्क यहाँ हो गया, चिन्हित कर देना आपको, यहाँ पे सिर्फ ऐसे करके लिख देना है। ठीक ना। उसके बाद विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम तो ये हो गया, किधर गया विशाखापट्टनम, तो यहाँ विशाखापट्टनम, इस जगह विशाखापट्टनम है, यानी कि इसको चिन्हित कर देना। यहाँ 5 हो गया, ये हो जाएगा आपका, ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 1, ये आपका 3 हो गया, 4 हो गया ना, 4 हो गया। और इसको हम कहेंगे ये 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको सिर्फ चिन्हित कर देना। ठीक है, चलिए इस पर यहाँ पे समझ गए। चलिए आगे ये खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया ना बच्चों, इन सभी को आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना, एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज की यह वीडियो आप सभी के लिए काफी खास इंपॉर्टेंट रहा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।